गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं रश्मि आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज फिर से हम सी-टेट के जो बचे हुए 15 क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द मोस्ट सुटेबल स्ट्रेटेजी टू टीच द स्किल ऑफ एडिशन ऑफ मनी। इसमें क्या कहा हुआ है कि मनी का एडिशन पढ़ाने के लिए सबसे अच्छी जो रणनीति है वो कौन सी है। तो आईसीटी का यूज़ करें या रोल प्ले करें या मॉडल्स का यूज़ करें या फिर बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। तो देखते हैं हम इसका सबसे जो अच्छा तरीका होगा वो रोल प्ले होगा। रोल प्ले से कैसे हम एडिशन सिखाएंगे। जैसे हमने एक मार्केट का दृश्य क्रिएट कर लिया कि भाई एक मार्केट है, उसमें एक दुकानदार है और कुछ बच्चे हैं जो सामान खरीदने के लिए जा रहे हैं। तो बच्चे जो हैं बच्चों के पास मनी है, कुछ पैसा है, तो उससे रोल प्ले करके वो बच्चा एडिशन सब्ट्रैक्शन सीख सकता है कि जैसे उसने दुकानदार से कुछ सब्जियां खरीदी, कुछ फ्रूट खरीदे, तो टोटल कितने का हुआ। तो इस तरीके से वो रोल प्ले के द्वारा जो है एडिशन उसको सिखाना पैसों का वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ना कि यदि हम मॉडल्स यूज़ करें या फिर बहुत सारी उसे समस्याएं दे दे हल करने के लिए। तो ये सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि हम रोल प्ले के द्वारा उसे जो है मुद्रा को जोड़ना सिखाएं। आगे चलते हैं, अपनी कक्षा में गुणा की अवधारणा को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक ने अपने बच्चों को से 48 को 4 से गुणा करने के लिए कहा। देखिए, एक शिक्षक ने क्या कहा बच्चे को कि 48 को 4 से गुणा कर दे। तो बच्चे ने क्या किया, 48 को 4 से गुणा करने के लिए उसने पहले तो 48 को 48 में जोड़ा, 48 को 48 में जोड़ के उसने 96 लिखा, फिर 96 में 96 को जोड़ा। इस तरीके से उसने जो है अपना कैलकुलेशन निकाल दिया। तो उस बच्चे को क्या समझ में आया हुआ है कि जो गुणा है उसको योग में भी परिवर्तित कर सकते हैं। इससे हमें ये पता चलता है। कहने का मतलब ये है, एक बार और देखिए, जैसे 48 इंटू 4 करें हम, या फिर 48 प्लस 48 प्लस 48 प्लस 48 करें, तो जो है आंसर सेम आएगा। तो टीचर ने कहा कि ये करो और बच्चे ने ये कर दिया। तो हम ये नहीं कह सकते कि उसको गुणा करनी नहीं आती है या गुणा की अवधारणा को वो नहीं जानते। वो जानता है कि 48 मल्टीप्लाई 4 जो है 48 को 4 बार जोड़कर प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा उसने गुणा को बार बार योग के रूप में समझा है। उसने गुणा को कैसे समझा है कि यदि बार बार योग किया जाए तो गुणा हो सकती है। आगे चलते हैं, बच्चों को समय की अवधारणा को प्रस्तावित करने के लिए प्रारंभिक गतिविधि के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी की जानी चाहिए। देखिए, यदि बच्चे को समय की अवधारणा सिखानी है, समय की अवधारणा मतलब समय क्या 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 होता है या समय कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो किसी भी चीज़ का कंसेप्ट सिखाना हो पहले सबसे शुरू में या अवधारणा समझानी हो तो उसको डेली लाइफ के एग्जाम्पल से जोड़ते हैं। बच्चे के पूर्व ज्ञान को कोई भी कंसेप्ट आपको सिखाना हो, आपने बीएड में अपने या बीटीसी में आपने अपने लेसन प्लान भी बनाए होंगे, तो सबसे पहले क्या लिखते थे जब भी आप जब भी आप लेसन प्लान बनाते थे कि पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न, कि जब भी कोई नई चीज़ आपको समझानी होती है तो पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्नों को लिया जाता है। तो ऐसे ही जब हम समय की अवधारणा को समझाएंगे तो समय से संबंधित क्या करेंगे, समय से संबंधित वाक्यांशों के साथ पूर्व अनुभवों के बारे में चर्चा करना, कि बच्चे के पूर्व ज्ञान को जो प्रीवियस उसका एक्सपीरियंस है उससे जोड़ेंगे। किसी भी चीज़ की अवधारणा समझाने का ये सबसे पहला तरीका है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। मूल्यांकन क्या क्या उद्देश्य नहीं है। मूल्यांकन क्या होता है, इवैल्यूएशन मतलब असेसमेंट, मतलब कि जो हम एग्ज़ाम लेते हैं एक तरीके से। बच्चे का एग्ज़ाम क्यों लेते हैं, छात्रों के विकास की निगरानी करना। सही बात है, छात्रों के विकास की निगरानी कर रहे हैं, मतलब बच्चे ने कितना सीखा एक तरीके से, इसलिए हम उसका मूल्यांकन करते हैं। पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना, ये भी सही है कि जो कैरिकुलम है उसकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना। और प्रदर्शन के आधार पर बच्चों की रैंकिंग करना,
कि जब हम मूल्यांकन करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम बच्चों में रैंक डिवाइड कर सकते हैं कि इस क्लास में ये बच्चा फर्स्ट है, ये सेकंड है। ये असेसमेंट से ही पता चलता है। निर्देशक निर्णय लेना कि इंस्ट्रक्शन डिसीजन क्या मूल्यांकन के आधार पर लिए जाते हैं कि क्लास में टीचर को क्या जाके पढ़ाना है, ये इवैल्यूएशन के आधार पे नहीं लिया जाता। ये तो उसके कैरिकुलम में पहले से ही डिसाइड होता है कि क्लास में जाकर जो टीचर है वो क्या क्या पढ़ाएगा। ये तो उसका उद्देश्य पहले से ही उसे पता होता है। ये इवैल्यूएशन के टाइम नहीं लिया जाता। आगे चलते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त है? उच्च प्राथमिक स्तर पर क्या पढ़ाना है? गणित पढ़ाना है। तो सबसे अच्छी विधि कौन सी है? प्रदर्शन विधि है, लेक्चर विधि है, एक्टिविटी बेस्ड विधि है या प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है? तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड सबसे अच्छी विधि है। उच्च प्राथमिक जूनियर के बच्चों को जो है गणित सिखाना है तो उसको हम गतिविधि आधारित अधिगम नहीं दे सकते कि एक्टिविटी बेस्ड कि उसको भाई एडिशन सिखाना है तो हमने उसको स्टोन दे दिए गिनने के लिए। ये सब 6 to 8 क्लास में नहीं चलेगा। उसको कोई एक आध टॉपिक समझा सकते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छी विधि है कि उसको बहुत सारी प्रॉब्लम से फेस किया जाए, मतलब बहुत सारे उसको क्वेश्चन दिए जाए हल करने के लिए। प्रदर्शन विधि से भी मैथ्स हल नहीं होगा और व्याख्यान विधि से तो बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक आवश्यक है? 6 to 8 के बच्चों को पढ़ाने के लिए सबसे आवश्यक क्या चीज़ है? किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीकों को खोज करना कि यदि बच्चा एक ही समस्या उसे दी जाए, जैसे x + 5 = 8 दिया गया, तो इस समस्या को ही बच्चा 2-3 तरीके से कर ले। जैसे कुछ बच्चे इसको ऐसा कर सकते हैं कि x की जगह 1 रखा + 5 रखा तो 6 आ गया, फिर 2 रख के देखा, फिर प्लस रखा, फिर 5 = 7 आ गया, 3 + 5 रखा तो 8 आ गया। तो बच्चे ने निकाल लिया ये 3 इसका आंसर है। या कुछ बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं इसको, x = 8 - 5 = 3। तो बच्चे ने क्या किया, एक ही क्वेश्चन करने के 2 मेथड निकाल लिए। तो इस तरीके से एक ही समस्या को विभिन्न स्ट्रेटेजी से निकाल लेना ये उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित अधिगम का एक तरीके से उद्देश्य है। एक समस्या का कई बार हल करना, एक ही क्वेश्चन बच्चे को सोल्व करने को दे दिया जाए, ऐसा जूनियर क्लासेस में नहीं होता है। सभी सूत्रों को याद कर लेना। केवल रटंतु परिवर्ती भी जूनियर लेवल पर नहीं होती है। शिक्षक बोर्ड पर जो लिखता है उनका सही ढंग से नकल कर लेना। बोर्ड पर से बच्चा कॉपी कर लेगा मैथ्स को, ये भी जो है क्या होगा, ये भी जूनियर लेवल का उद्देश्य नहीं होगा। तो देखिए मैथ्स के कुछ क्वेश्चन जो है आपके जो पेडागोजी के हैं वो आपके माइंड सेट से भी बन जाते हैं कि आप अपने माइंड को एकदम क्लास के अंदर ले जाइए। किस तरह एक टीचर के रेस्पेक्ट में सोचिए कि आप बच्चे का अच्छा करने के लिए कौन से बच्चे को आप खुद से अच्छा कहेंगे। तो पेडागोजी का, मैथ्स की पेडागोजी का कोई बना बनाया नियम नहीं है। जो भी इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं इसके ऑप्शन को नेगलेक्ट करते जाइए। जो अंत में ऑप्शन बचेगा वो आपका आंसर होगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित की कक्षा में उपयोग होने वाली पूछताछ की रणनीति, मतलब 6th के या 7th के बच्चों को यदि हम गणित में पूछताछ मतलब कम्युनिकेशन करा रहे हैं, क्लास में क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, टीचर जो है खड़ा होके मैथ्स के क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों से, तो वो क्यों पूछ रहा है ये पूछा हुआ है। बच्चों को हतोत्साहित मतलब बच्चे को डीमोरलाइज कराने के लिए पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ये तो गलत हो गया। कक्षा को कोलाहलपूर्ण बनाती है, क्या क्वेश्चन पूछना कक्षा को कोलाहलपूर्ण बनाती है, ये भी गलत हो गया। बच्चों के बीच तनाव पैदा करती है, ये भी गलत हो गया। जब क्वेश्चन नहीं पूछेंगे हम, जब तक हम बच्चे से, उसका थॉट प्रोसेस कैसे चलेगा। तो क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं, जिससे बच्चे का जो है बच्चे में समझ विकसित हो, बच्चे का थॉट प्रोसेस चले, इसीलिए जो है बच्चे से क्लास में प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। एक शिक्षक ने कक्षा 8 के बच्चों को क्षेत्रफल मापन सिखाया है, लेकिन उनके कई छात्र क्षेत्रफल और आयतन की विभिन्न इकाइयों के उपयोग के बीच उलझन में हैं। बच्चों में इस प्रकार के भ्रम का कारण क्या हो सकता है? इसमें क्या है कि 8 के बच्चों को टीचर ने जो है क्या सिखाया, क्षेत्रफल सिखाया, क्षेत्रफल का मापन सिखाया, लेकिन बच्चा क्या है क्षेत्रफल और आयतन को नहीं समझता है। क्षेत्रफल क्या होता है, कोई भी सामान जितना स्थान घेरती है
कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरती है वो क्षेत्रफल होता है। और आयतन क्या होता है, वायुमंडल में जितना स्थान घेरती है वो आयतन होता है। तो आयतन जो है 3D शेप्स का निकाला जाता है, जैसे आपको एक बेलन का आयतन निकालना होगा, ठीक है। और जो क्षेत्रफल है वो 2D शेप का निकाला जाता है, जैसे आपको एक रेक्टेंगल का आयतन, एक रेक्टेंगल का क्षेत्रफल निकालने के लिए दिया होगा। तो बच्चा जो है इसमें वॉल्यूम में और एरिया में जो है डिफरेंस नहीं कर पा रहा है, तो इसका क्या रीज़न है ये हमें बताना है। बच्चों को क्षेत्रफल की इकाइयों का उपयोग नहीं आता था, ये गलत हो जाएगा। बच्चों ने विभिन्न इकाइयों को याद नहीं किया है। अलग अलग इकाइयों को उनके दैनिक जीवन से संबंधित किए बिना सभी को एक साथ बताया गया है। जो टीचर है वो अच्छे से जो है इंट्रोड्यूस नहीं कर पाया कि आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, इसलिए बच्चा क्षेत्रफल और आयतन में कंफ्यूज है। आगे चलते हैं। कक्षा में गणितीय वार्तालाप को प्रोत्साहित करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य है कि गणित की भाषा में बात की जाए, इसका सबसे अच्छा उपाय क्या है, क्या उद्देश्य है कि मतलब मैथ्स की क्लास में भी कम्युनिकेशन हो। तो गणितीय विवरणों के बारे में बात करते हुए उनका उपयोग करते समय बच्चों को सटीक भाषा का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए कि बच्चे गणित की भी एक अपनी भाषा होती है। गणित की परिमेय या निर्मेय जो है वो हर एक बच्चा या जो हिंदी इंग्लिश जानते हैं केवल वो ही नहीं पढ़ सकता, जिसको उसका पूरा ज्ञान है वो ही गणित की भाषा में निपुण होता है। तो एक तरीके से गणित की क्लास में भी टीचर्स और बच्चे के बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए। इसका क्या रीज़न है, जिससे वो गणित की भाषा को भी ध्यानपूर्वक सीख सके। आगे चलते हैं। गणित में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य है। नैदानिक परीक्षण क्या होता है, गणित में क्या किसी भी सब्जेक्ट में नैदानिक परीक्षण का क्या उद्देश्य है। नैदानिक परीक्षण क्या होता है कि मान लो हमने किसी बच्चे को कुछ पढ़ाया, क्लास में टीचर ने कुछ पढ़ाया, और तो क्या होता है नैदानिक परीक्षण में टीचर ये देखता है कि जितना मैंने पढ़ाया उसमें से बच्चे ने कितना गेन किया और क्या कहाँ उसकी जो है रिक्तियाँ रह गई, एक तरीके से कहाँ वो समझ नहीं पाया, तो वो जो है नैदानिक परीक्षण कहलाता है। जहाँ भी निदान वर्ड आएगा हमें ये समझना है कि वो ढूंढना है हमें कि बच्चा क्या नहीं समझ पाया। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है, बीमारी का पता लगाता है, उसके बाद इलाज करता है। इसी तरह निदान होता है, एक उपचार होता है। टीचर जो है पहले निदान करता है, मतलब पहले ये देखता है कि बच्चा क्या समझ नहीं पाया, उसके बाद उसकी रेमेडियल क्लास होती है, मतलब उपचारात्मक शिक्षण होता है, उसमें बच्चा क्या नहीं समझ पाया उसको टीचर हल करता है। तो इसका जो नैदानिक परीक्षण का क्या उद्देश्य है, बच्चों की समझ में अंतर जानना कि जो बच्चा है वो क्या नहीं समझ पाया है। आगे चलते हैं। उपचारात्मक शिक्षण सहायक है। तो बताइए उपचारात्मक शिक्षण किस लिए सहायक है। पूरी कक्षा को पढ़ाने के लिए नहीं, पाठ की पुनरावृत्ति करने के लिए कि रिवीजन कर ले नहीं, खेल मार्ग विधि द्वारा शिक्षण के लिए नहीं, तो कमज़ोर छात्रों की सीखने की कठिनाइयों को दूर करने के लिए। अभी मैंने बताया था कि उपचारात्मक शिक्षण किस लिए किया जाता है, रेमेडियल क्लास किस लिए लगाई जाती है कि जो बच्चा सीख नहीं पाया उसको सिखाने के लिए उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है। गणितीय प्रक्रिया क्या नहीं है, विजुअलाइजेशन है, मार्ग रटना नहीं है, रटना कभी भी गणित में नहीं होता, आकलन करना होता है, मापन करना होता है और विजुअलाइजेशन करना होता है। तो इसका रटना आंसर जो है हो जाएगा कि रटना जो है गणितीय प्रक्रिया नहीं है। आगे चलते हैं। गणित सीखने में त्रुटियां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। त्रुटियां क्या है, गणित के अकॉर्डिंग जो है त्रुटियां लापरवाही, असत्य, क्योंकि लापरवाही के कारण त्रुटियां होती है। गणित के कारण जो गणित में मान लो हमने किसी बच्चे को कहा कि 5 × 5 करो, तो बच्चे ने लिख दिया मान लो 20, लेकिन 5 × 5 क्या होता है 25। तो गणित की भाषा क्या कहती है कि बच्चे ने जो है लापरवाही नहीं की, या ये कह सकते हैं कि जो सही आंसर था और जो गलत आंसर है उसके बीच में जो है बच्चे का 5 का डिफरेंस रह गया।
गणित की भाषा में इस चीज़ को ये कहा जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा कि बच्चे ने गलती कर दिया, बच्चे ने कोई गलत काम कर दिया या बच्चे से नहीं आता है। तो देखिए, सत्य क्योंकि त्रुटियां प्राप्त अंकों के बारे में प्रतिक्रिया प्रदान करती हैं। इसका ये आंसर हो जाएगा कि त्रुटियां, गणित सीखने में त्रुटियां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, कि बच्चा त्रुटियां कर ही गणित सीखता है। ये कथन क्या है? ये कथन सत्य है। आकार पढ़ाते समय एक शिक्षक ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा की योजना बना सकता है। देखिए, इससे पहले जो हमने प्राइमरी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था उसमें बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन था। तो किस लिए बनाता है ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा की योजना? क्योंकि आकार हर वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा है और इस तरह की यात्राएं विषयों में संबंध को प्रोत्साहित करती हैं, कि जो भी हमारे हिस्टोरिकल पैलेस होते हैं उनमें तरह तरह की ज्यामितीय आकृतियाँ बनाई जाती हैं। जैसे आपने ताजमहल देखा होगा, वहाँ भी आपको बेलनाकार शेप के या शंक्वाकार शेप के गुंबद वगैरह दिखाई दिए होंगे। तो इससे बच्चे को आकार के बारे में नॉलेज होती है हिस्टोरिकल पैलेस पे जाने पे। आगे चलते हैं। एक छात्र को एक घन की सतह का क्षेत्रफल निकालने के लिए दिया गया, उसने आयतन निकाला। एक छात्र को जो है सतह एरिया निकालने के लिए दिया गया, लेकिन उसने वॉल्यूम निकाल लिया। छात्र कक्षा को उबाऊ पाता है क्योंकि उसे गणित की कक्षा पसंद नहीं है। इसका ये रीज़न नहीं है। छात्र उस कक्षा में अध्ययन करने के लिए उपयुक्त नहीं है, ये भी गलत है। छात्र सतह का क्षेत्रफल और आयतन की अवधारणा को समझने में सक्षम नहीं है। यह छात्र सतह का क्षेत्रफल और आयतन की अवधारणा को समझ गया है। अगर समझ जाता तो वो गलत ही नहीं करता। तो इसका मतलब क्या है कि छात्र जो है वो क्षेत्रफल और आयतन की परिभाषा को समझने में सक्षम नहीं है। आगे चलते हैं। आज के लिए इतना ही। कितने क्वेश्चन हो गए हमारे? 120 क्वेश्चन आज हमने कर लिए। 120 का मतलब हमने जो है 15 क्वेश्चन कर लिए। हम 105 से लगे थे आज और हम 120 पर पहुंच गए। तो हमने 15 क्वेश्चन आज के हल कर लिए। ये सारे क्वेश्चन जो है पेडागोजी से रिलेटेड थे। तो उससे पहले जो वीडियो थी उसमें सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल एबिलिटी से रिलेटेड थे। जो भी पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो अधिकतर हम जो है ऑप्शन देख के हल करते हैं। ऑप्शन पढ़ो उनके ध्यानपूर्वक, उसके बाद एक टीचर के और बच्चे के रेस्पेक्ट दोनों से सोचो कि बच्चे का हित किस चीज़ में है। उसी के अकॉर्डिंग हम जो है अपने क्वेश्चन के आंसर दे देते हैं मैथ्स पेडागोजी में। और मैथ्स के अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसको सीखने का क्या तरीका है कि आप पेपर पेन हाथ में लेके बैठे प्रैक्टिस करें मैथ्स की खूब, तभी मैथ्स को सीखा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।